नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक शेयर और बॉन्ड की एवज में लोन यानी कि लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के आंकड़े लगभग 9,700 करोड़ रुपए के पार दर्ज किए गए हैं, जो कि अगस्त 2024 तक सालाना आधार पर 27% की ग्रोथ को दर्शाते हैं। वहीं इसी दौरान पर्सनल ग्रोथ रेट जो है वो 14% पर दर्ज की गई। यानी जरूरत के समय लोग कर्ज के सिक्योर्ड विकल्प को भी चुन रहे हैं। तो आज हम अपने एक शो में जानेंगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन यानी गुड और बैड लोन में अंतर क्या होता है, इनमें अंतर जानेंगे ही, साथ ही लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेने से पहले क्या रखें ध्यान, इस पर रहने वाली है आज हमारी खास चर्चा। हमारे साथ खास एक्सपर्ट्स हैं दो, उनका परिचय शो में करा देते हैं। कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के हेड वेस्ट जोन विकास पुरी हैं और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हैं। विकास और प्रतिभा, आप दोनों का स्वागत है आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में। जैसे हम बात अभी हमने शुरुआत में की कि किस तरीके से जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है, मतलब आप जो शेयर खरीदते हैं, आप बॉन्ड पे पैसा लगाते हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसके एवज में भी आप लोन ले सकते हैं। आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। और प्रतिभा, मैं ये आपसे थोड़ा समझना चाह रही हूँ कि आंकड़े बोल क्या रहे हैं। फिगर्स जो हैं, जो पिछले कुछ सालों का आंकड़ा बताते हैं कि कैसे इसमें बढ़ोतरी वृद्धि दर्ज की गई है। जरा समझाइए कि आखिरकार लोग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी क्यों लेना चाह रहे हैं, क्यों ये आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। पर्सनल लोन ग्रोथ जो इसी दौरान है थोड़ी कम दर्ज की गई है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि हम यहाँ पर सिक्योर्ड लोन वर्सेज अनसिक्योर्ड लोन में बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो है स्वाति, ये काफी टाइम से चला आ रहा है। बैंक्स हैज ऑलवेज बीन गिविंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लेकिन इसका अभी लाइमलाइट में आया है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो 2007 से लेकर 2022 तक जो है करीब करीब 3,000 करोड़ के बीच में था रिटेल लोन बुक। मैं रिटेल लोन बुक की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो प्लेज करके ले रहे हैं। 3,000 करोड़ जो हुआ 6,000 करोड़, डबल हुआ 2007 से 2022। तो 15 साल लगे इसको डबल होने में। और 2022 से 2024 में ये 6,000 करोड़ जो है वो 9,000 करोड़ हो गया। मतलब 3,000 और 150% ऐड हो गया इन जस्ट 2 years। तो बहुत अच्छा रन चला है इसका। मतलब कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो है कि पहले बैंक में जाना पड़ता था, बैंक में जाके लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज पूछो, डॉक्यूमेंट साइन करो वगैरह। आज की तारीख में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पे इजीली, बहुत बिना मतलब कुछ कष्ट लिए, इजीली आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और बटन प्रेस करने से आपको लोन मिल जाता है। नंबर 1। नंबर 2, हमने तो बहुत अच्छा एक रन देखा है फ्रॉम 2020 टू 2024। कभी कोई करेक्शन ही नहीं आया। तो हमें लगता है कि आई मीन वाई, अगर हमारे पास पैसे हैं भी तो लगता है ना कि अगर उसको ग्रो होने दो, उसको क्यों हम लोग निकालेंगे, लेट इट बी, हम लोन ले लेंगे। और इक्विटी में अगर इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड ही रहने दो, शेयर्स में चाहे म्यूचुअल फंड्स में, अच्छा खासा रिटर्न देगा। और बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स पे, बिना कोई झंझट के, बिना सिबिल स्कोर चेक किए आपको मिल रहा था। आज की तारीख में 10.5 है, लेकिन कुछ समय पहले तो 9.75 10 तक तो मिल रहा था। 10.5% लोन पे, इंटरेस्ट रेट पे आप लोन ले सकते हो। तो आई थिंक ऑल दिस हैज कंट्रीब्यूटेड। द नंबर ऑफ फोलियोज, के फिंटा का कुछ रिपोर्ट पढ़ रही थी, 2500 से लेकर 20,000 फोलियोज प्लेज किए हुए हैं। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी। कस्टमर भी रिडीम नहीं कर रहे हैं और लोन आपको बड़ी आसानी से मिल रही है। बिल्कुल, क्योंकि ईज ऑफ लेंडिंग जो है या ईज ऑफ लोन है, उस बढ़ोतरी की वजह से हमें ये इस जो आंकड़े हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यही जो आंकड़े हैं और यही जो ग्रोथ है वो आरबीआई की इस रिपोर्ट में भी देखने को मिल रही है। ये हम यही समझा कि सिक्योर्ड लोन ऑप्शन जो हैं विकास, जो पिछले कुछ टाइम में बढ़े हैं, जो म्यूचुअल फंड के बदले भी लोन, हम अगर हम एसेट्स की बात करें जिसमें आपके शेयर बॉन्ड आ जाते हैं, हालांकि एसेट्स, बहुत सारे एसेट्स के बदले आप लोन ले सकते हैं, उसमें पीपीएफ भी शामिल है, आपका एफडी भी शामिल है, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर आज एसेट्स सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। जरा बताइए, म्यूचुअल फंड के बदले लोन कैसे लेते हैं, क्या है इसके फायदे, जिसकी जो दर है अगेंस्ट सिक्योरिटी स्पेशली जो बढ़ी है, क्यों लेना चाहिए, क्यों लिया जा रहा है म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटीज के बदले लोन? धन्यवाद स्वाति जी अपने शो में बुलाने के लिए। हेलो प्रतिभा जी। देखिए स्वाति, अगर हम यूनिवर्स देखें, जैसे प्रतिभा जी बोल रही थी कि 2020 से लेके 2024 के बीच में जो बुल रन हुआ
उसमें आप देखिए स्टॉक मार्केट में 3.5 से 4 करोड़ के जो डीमैट अकाउंट थे वो अब 17 करोड़ के आसपास हो गया। यदि मैं यूनिक भी लेता हूं तो 12-13 करोड़ के आसपास यूनिक डीमैट अकाउंट हो गए होंगे। सिमिलरली अगर आप म्यूचुअल फंड फोलियोज भी देखें तो 20 करोड़ के ऊपर म्यूचुअल फंड फोलियोज आ गए। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा हो गया। ये जब यूनिवर्स बहुत बड़ा हो गया तो लेंडर जो होता है, लेंडर हमेशा ये देखता है कि मुझे जब किसी को पैसा देना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा हमारा मारा ना जाए और वो वापस आए। और उस केस में लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एंड लोन अगेंस्ट शेयर्स जो है वो एक बहुत कारगर साबित होता है। रीजन भी कि पर्सनल लोन में आपने किसी को, बैंक ने अगर लोन दे दिया या एनबीएफसी ने लोन दे दिया, यदि वो व्यक्ति डिफॉल्ट करता है उसकी रिकवरी के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। उस व्यक्ति को वो पैसा वापस लौटाना है, बस उनको चेज करिए आप। यहाँ पे क्योंकि सिक्योर्ड लेंडिंग है, सिक्योर्ड मीन्स के आपका एसेट जो है वो बैंक के पास या लेंडर्स जो है एनबीएफसी है उनके पास में आपका एसेट है, जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो आपके पास है। और यदि कोई डिफॉल्ट भी होता है तो रिकवरी बहुत इजी है, बिकॉज वो म्यूचुअल फंड या शेयर सेल किए जा सकते हैं। लेने का तरीका ये है कि जनरल जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसमें कैसा होता है कि जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं या शेयर्स होते हैं उसका 50% लोन टू वैल्यू मिलता है। साधारण शब्दों में यदि मान लीजिए किसी का 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है इक्विटी का, तो 5 लाख की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। और सिमिलरली अगर किसी का 10 लाख रुपए का टोटल वैल्यू है शेयर्स की और उसमें जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है, विच मींस अगेन जो एनएसई द्वारा अप्रूव्ड सिक्योरिटीज होती हैं या अच्छे ए कैटेगरी वाले शेयर्स होते हैं, उन्हीं को ही प्लेज करने के सामने लोन मिलता है। तो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हम बोलते हैं। यदि मान लीजिए कि अप्रूव्ड सिक्योरिटी का जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। इसमें सिंपल काम होता है। आजकल फिनटेक का जमाना है। आप अपना केवाईसी, डिजिटल केवाईसी करिए और आप अपना पैन नंबर अपलोड करिए। फिनटेक कंपनीज बाय डिफॉल्ट आपका सिबिल स्कोर और सीडीएसएल एनएसडीएल का डेटा फेच कर लेते हैं, या म्यूचुअल फंड में कैम्स या कार्वी का कर लेते हैं, और उससे आपका बाय डिफॉल्ट लिस्ट ऑफ फंड्स आ जाती है। उसके बाद वो सजेशन थ्रो कर देगा कि कौन कौन से आपने फंड्स अपने प्लेज करने हैं, आप उनको सिलेक्ट करिए। जितनी वैल्यू बनेगी उसका 50% ऑन अ क्लिक ऑफ बटन आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो जनरली इक्विटीज में 50% का लोन टू वैल्यू होती है। डेट म्यूचुअल फंड्स में या फिक्स डिपॉजिट्स में जनरली इट गोज एज हाई एज 85 to 90%। लेकिन ऐसे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए डेट में जिनका लॉक इन है। ये फ्री होने चाहिए इन अ सेंस कि अगर किसी वजह से लिक्विडेशन करना पड़े तो उसमें लॉक इन ना हो, लेंडर जो है उसको बेच सके। ओके, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ बड़ी वजहें रही हैं जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड या फिर सिक्योरिटीज़ के जो अगेंस्ट है वो लोन लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके सामने एक सिक्योर लोन ऑप्शन है प्रतिभा, इसलिए जो लोग हैं उनके आंकड़े भी बढ़े लेने के लिए। पर ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना कब चाहिए? जब हम एक ओवरऑल सिक्योर लोन के यूनिवर्स को ज़रा समझते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझना ज़रूरी है थ्रू गुड लोन एंड बैड लोन। हम यूजुअली बात करते हैं कि आप एक सिक्योर लोन ले रहे हैं या आप एक अनसिक्योर लोन ले रहे हैं। आपका जो लोन है वो गुड है या बैड है, तो लोग समझना चाहते हैं गुड लोन और बैड लोन क्या है। ज़रा पहले समझाइए गुड लोन क्या होता है और ये बैड लोन क्या होता है। उसके बाद हम इस पर आएंगे कि आपको गुड लोन कब लेना चाहिए और बैड लोन क्यों ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। पहले बताइए गुड लोन बैड लोन क्या है। ये एक जमाना था जब हम लोन के नाम से डरते थे, हमें लगता था सब लोन बुरा है और लोन कभी लेना ही नहीं चाहिए। थैंकफुली वो चेंज हो गया। सो गुड लोन वो चीज होती है जिससे आप, मतलब जिसके जरिए आप कोई एसेट खरीदते हो जहां से आपको इनकम आ सकता है। जैसे आपने एजुकेशन किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हमारा इनकम कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगा इन द फ्यूचर। सो दैट्स अ गुड लोन, क्योंकि आप इसके लिए लोन ले रहे हो और आगे जाके जिस कारण से आप लोन ले रहे हो उससे आपको इनकम आएगा। आप घर के लिए लोन ले रहे हो, एक तो लोन के बिना घर लेना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अगर घर के लिए ले रहे हो तो बाद में आपको उसके लिए रेंट नहीं भरना पड़ेगा, मतलब मंथली आपको इनकम आ रहा है। बट ऐसे भी कुछ कई साधन है जहां पे आप लोन लेते हो जहां पे लायबिलिटी बढ़ता है। जैसे आपको ट्रैवल करना है, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, अभी आपका कैश फ्लो नहीं अलाउ कर रहा है, उसके लिए आपने लोन ले लिया। वहां से तो आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगी आज की तारीख में, लेकिन आपको कोई इनकम, कैश फ्लो या एसेट नहीं बना रहे हो। जैसे अगर आपने कार लोन लिया, कार भी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। कार लोन के लिए भी मतलब लोन लेना जरूरी है, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाते हैं, but it cannot be counted as a good loan because it is not giving you cash flow or assets, but it is a important loan। तो क्या कार लोन के लिए भी हम लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लें? तभी आपको
कंपेयर करना जरूरी है कि कार लोन क्या इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है और ये जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो है वो क्या इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। आप तोलमोल करें और देखिए कि कहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। और जो कैश जनरेटिंग है, एसेट जनरेटिंग है, वैसे गुड लोन्स के लिए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो म्यूचुअल फंड्स हो या शेयर्स हो उसके अगेंस्ट लेना, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा आर्बिट्राज पोजीशन है, लेकिन इट शुड बी लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं कि आपने आज ले लिया और नेक्स्ट डे आप सोच रहे हो कि मार्केट 100% ऊपर जाएगा। आपको पता है कि वॉलेटिलिटी रहेगा, हो सकता है नीचे भी जाए, लेकिन अगर आप 4-5 साल एजुकेशन के लिए ले रहे हो, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। तो ये कुछ हमने आइडेंटिफाई किया आपके लिए कि गुड लोन कौन कौन से हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि एजुकेशन लोन हो गया, बिजनेस लोन है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये गुड लोन यानी सिक्योर्ड लोन में माने जाते हैं। अनसिक्योर्ड में कौन से हो गए? ऑटो लोन, यू आर टेकिंग लोन अगेंस्ट अ डिप्रिशिएटिंग एसेट। फिर पर्सनल लोन हो गया, बहुत हाई उसकी होती है ब्याज दर। फिर क्रेडिट कार्ड पर लोन, अगेन आप कर्ज ले रहे हैं ऊंची ब्याज दर पर। कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो आप घर के कुछ सामान के लिए, उसके लोन भी आजकल उपलब्ध है। विकास, ये जरा समझाइए, हम ऐसे टाइम पर इसकी बात कर रहे हैं जब लोन लेने की जो तादाद है वो बढ़ जाती है लोगों में। दिवाली का समय गया, वहां पर लोगों ने बहुत सारी खरीदारी की। पर्सनल लोन तो चुटकियों में अब अवेलेबल होते हैं, शायद इसलिए पर्सनल लोन लेने वालों की तादाद भी ज़्यादा होती है। और अभी न्यू ईयर सीजन भी शुरू होगा और उसके आगे फिर शादियों का सीजन भी है, तो आपके लिए हर एक यूज़ के लिए एक लोन उपलब्ध है। तो हाउ टू डिटर्मिन, अगर मानिए किसी को पर्सनल लोन लेना ही है, उसमें कोई बुराई तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कब एक सिक्योर्ड लोन लिया जाए ऐसी नीड्स के लिए? मानिए आपको शादी के खर्चे पूरे करने हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करनी है, क्या ऐसे टाइम पे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लेना चाहिए या इसको किसी और नीड के लिए रखें और उस टाइम पे एक पर्सनल लोन लेना ज़्यादा बेटर है? तो उस ज़रूरत को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन? देखिए स्वाति जी, दो तरह से केसेस है। या तो आप नीड बेस्ड लोन लीजिए या ग्रीड बेस्ड लोन लीजिए। नीड बेस्ड है वो अच्छा है। फॉर एग्जांपल, दिवाली का समय था, अगर कोई व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, उनको लगता है कि उनको अपना दिवाली के लिए स्टॉक खरीदना है और उनको अचानक से लिक्विडिटी चाहिए 3-4 लाख रुपए की। उनके पास शेयर्स पड़े हैं, उन्होंने वो प्लेज कर दिए, उनको एक ओडी क्रिएट हो गई, उन्होंने सामान खरीदा अपना, दिवाली में बेचा, और जैसे ही उनको लगा कि उनका माल बिक गया, प्रॉफिट हुआ, जितना उन्होंने लोन लिया था उसको वापस कर दिया। ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया, इसको हम ब्रिज फाइनेंस बोलते हैं। नो, ब्रिज फाइनेंस यदि किसी बिजनेस के पर्पज से लिया है या इस पर्पज के लिए लिया है जहां आपकी लिक्विडिटी आने वाली है, लेकिन करंट सिनेरियो में आपको थोड़ा सा सिचुएशन टाइट हो रहा है, तो आप बिना अपने पोर्टफोलियो के छेड़े उसको आपने लोन लिया, अपना काम पूरा हुआ और आपने पैसा चुका दिया। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें आप ये ब्रिज फाइनेंस या शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हो। बट जैसा प्रतिभा जी ने बोला कि फॉरेन ट्रैवल करना है या ग्रीड बेस्ड, कि मेरे पड़ोसी ने या मेरे कलीग ने बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल ले लिया या एक्सपेंसिव गाड़ी, मतलब वो इंपल्सिव बाइंग जो होती है, जो इमोशनल बिहेवियर जहां पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वहां पे अगर आपने लोन लिया और वो डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लिया, वो बिल्कुल खराब है। तो जैसा आप गुड लोन और बैड लोन की बात कर रहे हैं, वो लोन जो आपने बिजनेस पर्पज से लिया या आपको वो इनकम जनरेट करके देगा फ्यूचर में, वो लोन गुड है। और जो आपने लिया और उसको खर्च कर दिया एंड इट हैज क्रिएटेड डेप्रिसिएशन या आपके नेटवर्थ को नीचे लेके जा रहा है, तो वो बैड लोन है। बिल्कुल। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आप कौन से नीड या फिर ग्रीड के लिए अपना लोन ले रहे हैं और उसके पर्पस के मुताबिक आप लोन लीजिए। लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको लोन किस पर्पस के लिए चाहिए और कैसे, कितना जल्दी आप उसको चुकता कर सकते हैं और कितना इंटरेस्ट रेट उस पर देंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी कुछ ज़रूरी बातें समझेंगे हम लोन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई। बने रहिए हमारे साथ। आपने कौन सा लोन लिया है? गुड लोन लिया है या फिर बैड लोन लिया है? सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन पर हम बात करें, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की हमने खास चर्चा की है, जहां पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी कब ले, क्यों ले। स्पेशली प्रतिभा, एसेट पर जब आप लोन ले रहे हैं, चाहे वो कोई सिक्योरिटी हो गई या चाहे फिर आपका जैसे हमने अभी मेरे शुरुआत में कहा था, सिर्फ शेयर या फिर म्यूचुअल फंड के एवज नहीं, बल्कि आपके जो बाकी एसेट्स हैं उसके एवज में भी आप ले सकते हैं लोन। तो क्या एसेट पर लोन लेना बेहतर है एट दिस मोमेंट एज कंपेयर टू पर्सनल लोन? एब्सोल्युटली, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज में। नॉर्मली आप लोन लेंगे, चाहे होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, पर्सनल लोन हो, आपको ईएमआई भरना है। ईएमआई का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन
अगर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लोगे तो ये ओडी है, तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट भरे, प्रिंसिपल ना भरे, तो आपका कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होता। मान लीजिए आपने घर खरीद लिया और आपका पुराना घर बिका नहीं है, और आपको पता है बिक जाएगा, हो सकता है 6 महीना हो सकता है 1 साल हो, लेकिन ईएमआई भरने की ताकत आपके पास नहीं है, तो ये ब्रिज कर सकते हैं आप ये लोन से। आपको सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पे करते रहना है, प्रीपेमेंट पेनल्टी कुछ भी नहीं है। जब आपके पास पैसा आएगा, जितना आएगा आप डिपॉजिट कर दो, वापस चाहिए तो वापस ले लो। सो इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज कि आपका प्रिंसिपल नहीं भरना है, सिर्फ आपको एक इंटरेस्ट कंपोनेंट भरना है। सेकेंड एडवांटेजेस बहुत इजी है। अगर आपको लगता है कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको मतलब डेट में पैसा नहीं रखना है, यू वांट टू पुट इट टू बेटर यूज, तो आप रजिस्टर करके रख सकते हो फिनटेक प्लेटफॉर्म में। आपको जब जरूरत है बैंक वर्किंग डेज में बटन प्रेस करने से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वेरी बिग एडवांटेज। लेकिन जब एडवांटेज बता रहे हैं तो दूसरा साइड ऑफ द कॉइन भी बताना जरूरी है। जैसे विकास जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, मार्जिन कितना होता है, 50% लेना चाहिए। ये करेक्ट है कि कोई 50% देता है, कोई 45% देता है, लेकिन हमारे हिसाब से जब आप लोन ले रहे हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज का, तो अगर वो 45% दे रहे हैं तो आप सिर्फ 30% का लीजिए। ये इसलिए कि अगर मान लीजिए आपने पूरा अपना जो जितना वो दे रहे हैं 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो, और आपने 45% पूरा ले लिया, और मार्केट मान लीजिए गिर गया 10% 20%, तो उनसे कॉल आएगा कि आप और प्लेज कीजिए या फिर वो वापस कीजिए। तो वो बहुत दिक्कत हो सकती है कि शॉर्ट टर्म में आप उसको कैसे पे करेंगे, 10 लाख 15 लाख जितना भी मार्केट गिरा। तो आप 45% वो दे रहे हैं, तो आप सिर्फ 30% लीजिए। नंबर 2, डेट जैसे सिक्योरिटीज में आपको 7.5 7.8 कुछ मिल रहा है कमाने को, और आप 10.5% पे लोन ले रहे हैं। इससे अच्छा आपको लिक्विडेट करके डेट को लिक्विडेट करके आप पे कर दीजिए। आपको लोन लेने की जरूरत नहीं, 2% आप अपने पॉकेट से दे रहे हैं। तो ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी थिंग। यही लेना चाहिए, लास्ट ही लेना चाहिए जहां तक हो सके, व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स आर कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल। और विकास, डेफिनेटली आपके पास इतने ऑप्शंस हैं, मतलब लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं लोन लेने के, गुड भी है बैड भी है, मीन सिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड, दैट डजंट मीन कि आपको लोन लेना ही है। एक जो रेशो होना चाहिए किसी का भी लोन लेने का, ये तो हमने समझ लिया कि एक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी आपको इन इक्विटी 50% या टू डेट 80% अब मिल जाता है, पर ओवरऑल जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमें उस रेशो को रखना कितना चाहिए, जिसको हम यूजुअली डेट टू इनकम रेशो कहते हैं। कई बार ओवरबोर्ड भी हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारे खर्चे तो कभी कम ही नहीं होते हैं। आपको जितना बड़ा लोन लेंगे उतनी ईएमआई भी तो पे करनी पड़ेगी, तो उसको सीमित कितने तक रखें? देखिए स्वाति, जब बैंक्स भी एलिजिबिलिटी बनाती है ना, तो वो कोशिश ये करती है कि अप टू 40% आपका पैसा जो है, मंथली इनकम जो है, वो आपका डेट सर्विसिंग करने में जाए, उससे बियॉन्ड ना जाए। बिकॉज आपको खर्चे भी करने हैं, रेगुलर आपका जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो भी करने हैं। तो बैंक ऐसे एलिजिबिलिटी करते हैं। इवन आप हाउसिंग लोन की अगर बात करते हैं, यदि किसी की 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो बैंक्स उनको लगभग 40,000 रुपए तक की ईएमआई जो है वहां तक का लोन दे देंगे। तो अगर आप उसको 850 से डिवाइड करेंगे तो जो भी अमाउंट बनता है वो उतने लाख का लोन मिल जाता है। नाउ बैंक्स भी ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज आप कितना भी देख लीजिए, अगर डे टू डे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो 50-60% की सैलरी तो जाती ही है रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, और बहुत सारे केसेस में उसके बियॉन्ड भी जाती है। तो कोई सा भी डेट जो ओवरऑल डेट है आपका, वो आपके इनकम के 40% के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। बिकॉज यदि वो स्ट्रेच हो गया, अब ये जो 40% मैंने बोला, ये इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसिंग लोन एंड पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट शेयर्स या कार लोन। तो क्लब करके जितने भी लोन्स हैं वो आपके कैश इनफ्लोज के 40% के बियॉन्ड नहीं जाने चाहिए। द मोमेंट इट क्रॉसेस, बिकॉज ये डेटा पॉइंट्स भी जो होते हैं बैंक्स ने अपना सर्वे करके ही निकाला होता है कि उसके बियॉन्ड जैसे ही जाने लगता है स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस आता है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होने के बाद फिर डिफॉल्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। तो अप टू 40% इज समथिंग जो आपका डेट सर्विसिंग में जाना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, एक बात समझना जरूरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रतिभा क्या है, आवेदन कैसे करें, आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कई सारे अब प्लेटफॉर्म्स है जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही जल्दी भी मिल जाता है। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जैसे यूजुअली लोन देते समय एक जो बैंक है या कोई लेंडर है वो आपका क्रेडिट स्कोर देखता है, आपकी हिस्ट्री देखता है, क्रेडिट हिस्ट्री। क्या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में भी कुछ ऐसे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं?
बिकॉज ये सिक्योर्ड है, तो आपका एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास कितना सिक्योरिटीज है। जैसे आपने बताया इक्विटी में आपका 1 करोड़ है, तो आपका 45-50% डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। और आपका अगर डेट है तो 80% मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, बैंक्स में अगर जाएंगे तो मैक्सिमम आपको स्टॉक्स के अगेंस्ट 20 लाख का लोन मिल सकता है, और म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट 10, टोटल 30 मिल सकता है। लेकिन अगर आप फिनटेक कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स में अप टू 1 करोड़ मिल सकता है, प्रोवाइडेड 1 करोड़ is 45% of your entire assets. So eligibility is totally dependent on कितना आपके पास assets है आपके हाथ में। तो there is no question of going through CIBIL. The process is also very simple, जैसे आपने बताया। मान लीजिए एक फिनटेक प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल हम लोग मेरे की प्लेटफॉर्म अगर कर रहे हैं, तो यू गो एंड रजिस्टर देयर, और आप अपने कैम्स या के फिनटेक का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसका कॉस्ट होता है 2200 रुपीज एनुअली। ओके, आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर दिया, 999 रुपीज में एक प्लेटफॉर्म की बता रही हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कॉस्ट होगा। 999 रुपीज एनुअल फी आपको भरना है, और आपको करके रेडी रखना है। प्लेज आप तभी करेंगे जब आपको लोन लेना है। ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बिजनेसेस को और जो बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट वगैरह रखते हैं, वो नॉर्मल जो रिटेल कस्टमर्स है, हम और आप जैसे कस्टमर्स को भी मिल जाएगा। जस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये सिंपल सा प्रोसीजर आप करके रखेंगे, जब आपको जरूरत है आप प्लेज कीजिए, तुरंत आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और विकास, उस केस में क्या हो, क्योंकि अगर मानिए म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लिया है, उसके यूनिट के एवज में लोन लिया है, क्योंकि बाजार ऊपर नीचे चल रहा है, हमेशा बुल रन तो रहता नहीं है, लोगों ने बुल रन का भी फायदा उठाया। जैसे रिपोर्ट बता रही थी आरबीआई की रिपोर्ट से, जिससे हमने शुरुआत की, लोगों ने इसका फायदा जरूर उठाया, पर बाजार में उथल पुथल का माहौल भी होता है, जैसे आजकल हम देख पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है? देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 लाख का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, और सामने वाले को लेट्स से 50% एलिजिबिलिटी के हिसाब से 5 लाख का उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अब वो पैसा यूज कर रहे हैं और अचानक से मार्केट गिर जाती है और पोर्टफोलियो की वैल्यू 8 लाख हो गई। 8 लाख के सामने अब एलिजिबिलिटी 50% की है 4 लाख रुपए, और विड्रॉ कर लिए कंज्यूमर ने 5 लाख। तो इमीडिएटली जो लेंडर है वो बोलेगा कि या तो 1 लाख रुपया आप पे कर दीजिए हमें, मार्जिन अपना जो शॉर्ट पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी 4 लाख की है, विड्रॉ आपने 5 किया, हमें 1 लाख रुपया आप तुरंत वापस करिए, या हमें एडिशनल सिक्योरिटी दे दीजिए और 2 लाख रुपए की, ताकि उसके सामने हम आपको 1 लाख रुपए का आपका एडजस्ट कर दें आपकी एलिजिबिलिटी को। तो वो मार्जिन कॉल आता है, जिसको हम मार्जिन शॉर्टफॉल बोलते हैं, वो देना पड़ता है। या पैसा पे करिए, या अपनी एडिशनल सिक्योरिटीज दे दीजिए। तो इसीलिए जैसे प्रतिभा जी ने बोला कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी 45% या 50% है, बट आप जब विड्रॉ करने जाते हैं, पैसा लेने जाते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स, सो हमेशा ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए, आप 30-35% तक लेके चलिए, ये सोच के कि यदि बाजार 15-20% गिर गया, तो आपको उस समय इमीडिएटली अपना कैश फ्लो से मैनेज करके आपको या तो पैसा पे करना पड़ेगा, या फिर लेंडर क्या होता है वो सिक्योरिटी लिक्विडेट भी कर सकता है। तो इस दुविधा में ना फंसे कंज्यूमर, तो बेटर यही है, या तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले से ही रख लें, और जब रख लें तो उसके बाद ये भी ध्यान में रखें कि यदि किसी वजह से थोड़ी बहुत मार्जिन कॉल आ गई, तो मैं एडिशनल सिक्योरिटीज दे दूं, या वो मैं पैसा प्रीपे कर सकता हूं, या उसको जो गैप है उसको मैं फिल करूं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो आपको थ्रो कर देगा डेटा कि इतनी है, लेकिन जब लोन लेने की बारी आती है तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रख के आप लोन लीजिए। बिल्कुल, तो ये कुछ लोन से जुड़ी हुई जरूरी बातें हैं, स्पेशली अगर आप अपने किसी एसेट या सिक्योरिटी के एवज में लोन ले रहे हैं, तो ये कुछ बारीकियां हैं जिसको जरूर समझें और इसके बाद ही आप लोन लें। विकास और प्रतिभा, बहुत धन्यवाद दोनों का करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।